नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। देश के कई हिस्सों में बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। हर साल हमें इस तरह की खबरें और तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन अब प्रभाव लगातार बढ़ने लगा है। हम तमाम राज्यों पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में बारिश फिलहाल थोड़ी थमी है, लेकिन यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 45 साल का रिकॉर्ड इस साल बारिश में टूट गया है। यमुना में जल स्तर बढ़ने की बात आप लगातार सुनते हैं, लेकिन इस साल तो इसने नया रिकॉर्ड बना लिया है। यमुना का जल स्तर 207.89 मीटर तक पहुंच गया है। यह अभी रात 8 बजे का जल स्तर है। इससे पहले 1978 में यमुना का जल स्तर 207.49 मीटर था, यानी कि बहुत जल्दी ये 208 मीटर भी हो सकता है। पूरा आप देखिए, मीटरों में ये ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। हालांकि अब तक 4 बार यमुना का जल स्तर 207 मीटर से ऊपर गया है। 2010, 2013 में भी यमुना नदी 207 मीटर से ऊपर छू गई थी, लेकिन इस बार वो 207.8 तक पहुंच गया है और संभवतः 209 भी हो सकता है। कौन कौन से इलाके हैं जहां पर जल भराव हो रहा है यमुना के उफान की वजह से, ये आपके स्क्रीन पर हैं। बुराड़ी, हिरणकी, जंगोला, सोनिया विहार, उस्मानपुर, ISBT, मोनेस्ट्री, यमुना बाजार, ITO, हाथीघाट, निजामुद्दीन, मयूर विहार, DND, ओखला, कालिंदी कुंज, जैतपुर, बदरपुर गांव। शहर में 20 से 25 किलोमीटर का यमुना का जो स्ट्रेच है, जिसका खादर का इलाका बहुत ज्यादा प्रभावित है, ये वो इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है, हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने की वजह से दिल्ली में इस तरह के हालात बन रहे हैं। मोनेस्ट्री इलाके में पानी घुस चुका है और दुकानें बंद करनी पड़ी। वहां के क्या हालात हैं, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट पर। ISBT कश्मीरी गेट के पास मोनेस्ट्री मार्केट में अपने आप में एक नामी गिरामी मार्केट है, लेकिन जलस्तर बढ़ने के साथ साथ यहाँ भी पानी भरना शुरू हो गया है और दुकानें आपको बंद नजर आएगी। तमाम दुकानें मोनेस्ट्री मार्केट में। आज कोई छुट्टी का दिन नहीं है, आज कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें ये दुकानें बंद रह सकती है, लेकिन आज ये दुकानें बंद हैं क्योंकि ये पूरा इलाका फ्लडेड है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जो दुकानदार हैं उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। अम्मा, आपसे समझना चाह रहे हैं, ये पानी कब से बढ़ना शुरू हुआ यहाँ पे? ये पानी तो आया हुआ कितना तीन दिन हो गया, लेकिन अंदर आज से आया। आज से आ गया? हाँ, आज से मतलब कल रात से आया। तो अब आप सामान सब समेट रही हैं? हाँ, अब क्या करें, फिर पानी यहाँ तक आया तो फिर सारे सामान फिर खराब हो जाएगा ना, तो इसलिए। और आज कोई छुट्टी का दिन नहीं होता, दुकानें बंद सिर्फ पानी की वजह से है? हाँ, छुट्टी तो मंगल को होता है हमारा। अच्छा, मंगल नहीं है, बुधवार है। और आगे चल रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जगह, एक एक करके थोड़ा सा इसको अगर दिखाएं किस तरीके से स्थिति है। हमें नहीं पता है कि आगे गहराई कितनी है, तो एक इंतजाम एहतियातन रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी शॉप है? हम काम करते हैं। आप काम करते हैं, तो आप यहाँ पे इस सबको समेट रहे होंगे, हटा रहे होंगे? जी, हम हटा रहे, ऊपर कर रहे हैं। ऊपर कर रहे हैं। और ये पानी कब देखा था आपने? इतना पानी कभी देखा यहाँ पे पहले? 2010 का वाकया ऐसे मुझे याद है, जब मोनेस्ट्री मार्केट में इसी तरीके की स्थिति बनी थी। ये दुकानें थोड़ी सी ऊंची है तो ठीक है, बाकी आप इन दुकानों को देखिए कि नुकसान किस तरीके से होगा। एक बाजार जहां पर असर पड़ना शुरू, खादर का इलाका समझ में आता है, जो रिवर बेड जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं, लेकिन मोनेस्ट्री मार्केट की ये स्थिति जो है वो सीधे तौर पे आपको बताती है कि किस तरीके से हालत जो है वो बहुत बेहतर नहीं है। फिलहाल हम मोनेस्ट्री मार्केट के बाद उन घरों में हैं जो यहीं पे रहते हैं, और उनकी परेशानी आप देखिए कि किस तरीके से बढ़ी हुई है। हर कोई अपने सामान को शिफ्ट करने में लगा हुआ है। एक ऊंचाई वाला इलाका माना जाता है, लेकिन यमुना से सटा इलाका है। तो आप यहाँ पे देखिए घर से पानी की रफ्तार किस तरीके से बह रही है, वो आप समझिए। यहाँ पर ये देखिए, ये पानी की रफ्तार है और धार है जो आपको यहाँ से नजर आ रही होगी। कब से आप लोग को ये, कल शाम से या आज सुबह से ये दिक्कत आई है? ये अंदर तो अभी आ रहा है, अभी सुबह सुबह है। और ये बगल में यमुना है, यही बगल में? हाँ, ये सामने यमुना है। और ये सामने में यमुना है,
जिसका पानी जो है वो दाखिल हो रहा है। तो ये देखिए, ये कमरे हैं, ये घर है। अब ये घर की स्थिति आप समझ सकते हैं कि क्या है। दरअसल आप ये सोचिए, यमुना नदी से सटे हुए इलाके हैं, लो लाइंग एरियाज। तो जब जल स्तर बढ़ेगा तो सबसे पहले पानी इन्हीं इलाकों में जाएगा। ऐसे ही एक और इलाके से एक रिपोर्ट दे रही हैं हमारी सहयोगी प्रियांशी शर्मा। इस वक्त हम लक्ष्मी नगर के पास यमुना बैंक है उस जगह पर हैं, और यहाँ पर आप देखिए ये तमाम वो लोग हैं जो यमुना किनारे रहने वाले लोग हैं, यमुना खादर में, और खुद से अपना इंतजाम किया है। सड़क पे आ गए हैं, घर पानी में समा गया है, और इनकी अपनी तकलीफ और परेशानी है, वो समझने और जानने की कोशिश करेंगे। अगर कोई मदद की बात होती है तो पहुंचाने की बात भी कोशिश करेंगे, लेकिन जब घर पानी में समा जाए तो उसकी तकलीफ अपने आप में बहुत बड़ी होती है। आप लोग अपने खुद से बना रहे हैं? अरे खाना वाना कुछ आया आप लोग के पास? कुछ ना, कुछ नहीं ना। तो खुद से इंतजाम कर रहे हैं। नीचे जाके कोशिश करते हैं, ये थोड़ा सा नीचे है लेकिन फिर भी सहयोगी मनोज ठाकुर है, उनसे बात करते हैं, वो सीधे लेकर आएंगे। ये खाना खुद से इंतजाम कर रहे हैं? हाँ, अपने आप बना रहे हैं, खा रहे हैं। तो इस सरकार की तरफ से कोई आया बात करने? नहीं, अधिकारी वगैरह कोई नहीं? कोई नहीं आया। तो यहाँ पर आप समझिए कि सारा जो घर का सामान है वो बिल्कुल सड़क पे आ गया है, और ये स्थिति यहाँ पर यमुना बैंक के पास की है। आगे चलते हैं, इधर जैसे तैसे जो है वो लोग यहाँ पर फिलहाल रह रहे हैं, क्योंकि अब कितने वक्त बाद पानी घटेगा इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन सड़क किनारे ये हालात जो हैं वो फिलहाल कमोबेश जो भी यमुना के किनारे वाले इलाके हैं वहाँ पर बना हुआ है। मेरे पीछे जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं वो एक घर का दरवाज़ा है, पर अभी आधे लेवल तक वो पूरी तरह पानी में डूब चुका है। इस घर का ग्राउंड फ्लोर पानी में पूरी तरह से डूब चुका है, क्योंकि इस तरफ जो यमुना है वो अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पर अभी बह रही है, और ये यमुना का पानी सारे घरों में यहाँ घुस गया है। लोग अब छतों पर रह रहे हैं। मैडम, अगर हम आपसे बात कर सकते हैं तो आपका नाम बता दीजिए। मोनिका। मोनिका जी, आप लोग, आपके घर में कहाँ तक पानी फंसा हुआ है, कहाँ तक पानी भरा हुआ है? पूरे घर में भरा हुआ है। अगर खड़े हो तो कहाँ तक पानी आएगा? इतना इतना है, गले तक पानी आ रहा है मतलब। तो आप लोग सब कुछ अपना सामान लेकर नाव में आ गए हैं या जरूरी सामान लेकर? ये जरूरी सामान है, बाकी सामान अंदर ही है। तो वो सामान अभी भी भीग रहा है? भीग गया। ये आपकी नाव है, तो सरकार के लिए रिलीफ कैंप्स बनाए, तो आप लोग नाव में क्यों रह रहे हैं? यहाँ तो कोई भी किसी तरह के कैंप नहीं है, आप देख लो जाकर के, बाहर भी कोई ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई मेडिकल की, ना कोई पानी की, ना कोई खाने पीने की, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। आज 3-4 दिन हो गए, सब सरकार कहती है, करती कुछ नहीं है जी। तो ये भी कह रही है सामने कुछ रिलीफ कैंप लगाए हुए हैं, कुछ लगाए गए जी। सबका सामान कमरे में, मेरा सामान बंद है। मैं घबराहट की वजह से सामान नहीं निकाल पाई हूँ। अब देखूंगी, अब जरा पानी कम हो जाएगा तो सोचूंगी सामान निकालने की। जी। तो अभी आप कहाँ जाके रहेंगी? इस टाइम तो मैं मंदिर जा रही हूँ, वहीं रहूंगी 1-2 दिन। जब पानी थोड़ा लेवल में हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, तब मैं आऊंगी। तो करीब कितने लोग होंगे सिर्फ इस इतने एरिया में? ये 132 घाट हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग हैं, जो अभी आधे भी बाहर नहीं निकले हैं। आधे क्या है, 25% भी बाहर नहीं है अभी। तो सरकार कह रही है खुद बाहर निकलिए आप। अभी केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ने कहा वो कोई नहीं आ रहा निकलवाने के लिए, ना कोई सुविधा दे रहा। तो आप लोग बाहर निकल के जाएं कहाँ? जाए कहाँ? ये सब ना कोई कहीं यहाँ खाने की कोई सुविधा है किसी के लिए, ना पीने की। चलो हमारे लिए तो हम कर लेते हैं, लेकिन और बहुत से यहाँ ऐसे हैं जो एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाते। इस वक्त हम मयूर विहार में हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग अपने सामान को निकाल के, जो खादर में लोग रहते हैं, वो किसी सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं। लोग भी खुद भी जा रहे हैं। कोई टेंट वेंट है आप लोग के पास आगे? आगे लगा पड़ा है, तो वहाँ जा रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना इंतजाम किया है, और यहाँ पर आप देखिए कि वो इंतजाम आपको ये इस तरीके से टेंट है, और ये दरअसल चिल्ला वाला इलाका है। और यहाँ पर अगर हम दूसरी तरफ जाके अगर दिखाएं तो आप देखिए कि ये मवेशी हो, इंसान हो, सबको एक तरह की दिक्कत आई। और ये देखिए, ये लोग जो हैं जिनके कभी यहाँ पे घरौंदे होते थे, हालांकि रिवर बेड का इलाका है, उनको यहाँ से आना पड़ा है, और एक एक चीज़ सामान जो है वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जो चारपाई है
उसको लाने की एक कोशिश हो रही है। और यहाँ पर ये किसी तरीके से जो पन्नी होता है उसको डाल के सामान को बचाने की जुगत है यहाँ पर। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से बच्चे वगैरह हैं। आगे भी कुछ इंतजाम हमने दिखाया था कैसे किस तरीके से चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि मुश्किलों के दौर से ये परिवार जो है वो फिलहाल गुजर रहा है। या आप ही लोगों ने अपना इंतजाम किया है? हाँ, कोई टेंट आगे है? कोई पता है? इधर नहीं, उधर आगे सुना आया टेंट, इधर टेंट नहीं आया। यहाँ पर आप लोग के लिए नहीं लगा है? नहीं लगा। कब आए यहाँ पे ऊपर? परसों ही आए हम लोग। परसों। तब देखिए यहाँ पर तो ये तो बारिश हो रही है, तो फिर तो दिक्कत आएगी। और अपना पन्नी ले रखा, पन्नी कहाँ रखा ऊपर। और अंदर में इसी में रहते थे? जमुना जोगी मेरा सामने, जोगी है सामने जोगी है, जोगी के लोग हैं। और कुछ पहुंचा है आप लोग के पास सुविधा? अभी तक कोई सुविधा नहीं हुआ। हाँ, अभी तक कोई सुविधा नहीं पहुंचा। कोई बात करने आया है? कोई बात नहीं करता। यमुना के स्तर बढ़ने के बाद अब हम आ चुके हैं बेला गांव में, जहां पे आप देख सकते हैं कि कैसी सिचुएशन है। यहाँ पर बेंच जो है, जो नॉर्मल बेंच जो होता है वो डूब चुका है पूरा। और बाकी ये सब पूरा गांव था जहां पर लोग रहते थे। और कम से कम जो हमने बातचीत करने के बाद पता लगा, यहाँ पर 400 से 500 लोग यहाँ पर रहते थे इस गांव में, जो ये गांव में बसावट थी। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की साइकिलें टूटी पड़ी हैं और बेड भी डूबा पड़ा है। और बाकी बिस्तर, कंबल और बाकी सारी चीज़ें भी इनकी डूब चुकी हैं। अब इसी के साथ में अगर हम देखेंगे कि आगे, तो यहाँ पर लोग अपना अभी भी सामान निकाल रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए और आप कब से ये गौशाला चला रहे हैं? मेरा नाम सीमा पराशर है। मैं तो खैर 30 साल से मेरी शादी हुई है, लेकिन मेरे फादर इन लॉ मतलब 60-65 साल पुरानी गौशाला चला रहे हैं। ये 2013 में मैंने यही स्थिति देखी थी, इससे ज़्यादा ही थी। लेकिन बापूजी बता रहे कि इससे पहले बहुत बुरी स्थिति थी। लेकिन 1978। हाँ जी। लेकिन अब आपके सामने ये जो कुछ भी है, पर अभी स्थिति बिगड़ ही रही है, तो उस लेवल तक पहुंच सकती है। जैसे आप देख रहे हो ये ऊपर तक पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी। तो 2013 और 1978 में पानी कहाँ तक पहुंचा? मतलब कृष्ण भगवान जी के पैर से ऊपर घुटने पूरे दब चुके थे पानी के अंदर। हाँ, इनके पूरे जो घुटने हैं ये बिल्कुल पानी के अंदर थे। मैम, क्या तैयारी है, क्या प्लान है? आपके सामने ही है, जो कुछ भी है, जितना हमसे बन पा रहा है उतना हम कर ही रहे हैं। तो कहाँ रखेंगे आप अभी इनको? ये बड़े तो यहीं रहेंगे बेचारे, कुछ यहाँ ले आएंगे, कुछ छोटे बच्चे हम लोग बाहर ले गए हैं। तो कुछ पानी में ही रहेंगे? कुछ पानी में रहेंगे, कुछ अपनी खेल के ऊपर चढ़ जाएंगे, अंदर भी खेले हैं, अंदर भी चढ़ जाएंगे। ये जो बड़े पानी आ रहा है? हाँ जी, जहाँ से पानी आ रहा है, ये अपना बड़ी तो उसके ऊपर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको हमने आपके सामने बाहर निकाल ही लिया है। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, पहली बार 208 मीटर भी छू सकता है। ऐसे में जब ये पानी बढ़ेगा तो और कितनी दिक्कतें लेकर के आएगा, ये हम रिपोर्ट्स में आपको बताते रहेंगे। लेकिन आपको ये भी एक बार बता दें, ये जितने यमुना रिवर बेड के आसपास के इलाके हैं, लो लाइंग एरियाज हैं, वहां की रिपोर्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे दिल्ली भर में सब लोग जो हैं वो इतने पानी में ही हैं, ऐसा नहीं है। लो लाइंग एरियाज की ये स्थिति है, लेकिन वो भी अच्छे खासे इलाके हैं और वहां अच्छी खासी आबादी रहती है। आइए अब रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां पर भारी बारिश और बाढ़ से बहुत तबाही हुई है। यहां कई जगहों पर सड़कें पानी में बह गई, कई जगह लोगों के घर तक बह गए हैं। यहां बारिश लगातार जारी है, जिससे परेशानी अब बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। हमारे सहयोगी अंकित त्यागी की ये रिपोर्ट। किस तरीके से लोगों को परेशानियां हुई और अभी भी हो रही हैं। ये दो बहनें हैं जो अपने परिवार के साथ लाहौल स्पीति घूमने गई थी, यहीं के लोकल हैं। एक दिन का ट्रिप था आप लोगों का, सुबह जाके शाम को वापस आना था, अपने माता पिता के साथ थे। 4 रात वो वहाँ पे फंसे रहे। आप लोग के साथ क्या हुआ, कैसे आप लोग फंस गए वहाँ पे जाके, और घर कितनी दूर है आपका यहाँ से?
यहाँ से हमारा घर ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर है और आई थिंक 8 की बात है, 8 तारीख की बात है। हम लोग निकले थे, हमने त्रिलोकनाथ और उदयपुर के दर्शन करने थे, हम गए। ये बारिश तो पूरे रास्ते में ही हो रही थी, बट हमें ये आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा डेविस्टेशन हो जाएगी। तो वापस आते हुए हम देखते हैं कि एक पागल नाला है, उसका नाम ही पागल है, जिसने हमें सच में पागल कर दिया। उस पागल नाले ने वो सड़क पे आ चुका है एंड समहाउ हमने उसे क्रॉस कर दिया। तो हमें लगा कि अब हम घर पहुँच जाएंगे। तो आगे देखते हैं तो तेलिंग नाला था, तो वो उससे आधा किलोमीटर दूर है तेलिंग नाला। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेवस्टेशन हो गई थी, सारे पत्थर रोड पे आए हुए हैं और वहाँ पर आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम से सुबह नहीं दिन से जाम लगा हुआ था और हमें लगा कि शायद हम निकल जाएंगे। तो पर वही हमने वहाँ पर थोड़ा पता करा तो चांसेस नहीं लग रहे थे रोड खुलने के बिल्कुल भी। तो वहाँ पर रिवर साइड पे एक कैंप था, एक अंकल थे, तो उन्होंने हमें अपने कैंप में शेल्टर दिया उस नाइट में, पर वो एकदम रिवर साइड पे था और वो जो रात हमने वहाँ पर स्पेंड करी, दैट वाज सो पैथेटिक, बहुत ही खतरनाक था, एकदम रिवर साथ में। हाँ, ऊपर से एक तरफ हमारे पहाड़ था जहाँ से पत्थर गिर रहे हैं और एक तरफ नदी थी जिसका फ्लो बहुत डेडली था। ये जो टूटती हुई सड़क आपको दिखाई पड़ रही है, ये मेन 4 लेन एक्सप्रेस वे है मनाली कुल्लू से, जो मनाली को जोड़ता था। कितना ज़बरदस्त यहाँ पर तबाही हुई है इस सड़क पर, ये आपको बताता है। यहाँ से मनाली जाना अगर रास्ता बिल्कुल ठीक रहता तो 1 घंटे से कम का पूरा रास्ता है, लेकिन पूरी जगह जगह सड़क टूट चुकी है और उसकी वजह से आवाजाही ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित हुई है। अब ये जो रिजॉर्ट आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल मेन मनाली हाईवे पर हुआ करता था। यहाँ से लोग नदी का नज़ारा भी लेते थे। अब मैं आपको बताता हूँ कितना मेन रोड पर था। वो जो आप हिस्सा देख रहे हैं जहाँ से हमने आपको पहले रिपोर्ट दिखाई थी, वो वाला जो हिस्सा है वो टूटा हुआ हिस्सा है, यानी कि वो सड़क का हिस्सा है। तो उसके साथ साथ ये सड़क बनी थी, जो सड़क यहाँ पर यहाँ तक जुड़ी हुई सड़क थी। 4 लेन की सड़क है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। इसके बिल्कुल हाईवे के साथ साथ ये रिजॉर्ट था जिसमें काफ़ी सारे लोग आया करते थे। अब हालात ये हैं कि ये जो रिजॉर्ट है, इसकी पूरी बाउंड्री वॉल खुद की भी चली गई है और लोगों को पार करने के लिए कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वो 2 बच्चे देख रहे होंगे आप, वो जा रहे हैं यहाँ से, वो डूबी हुई सड़क देखते हुए बच्चे जा रहे हैं। तो इस तरीके से जान को जोखिम में डाल के नदी के किनारे किनारे आपको उस तरफ जाना पड़ रहा है। तो जब हम ये नेशनल हाईवे 3 पर जो टूटी हुई है उस पर जब चल रहे थे मनाली के रास्ते पे, तो मुझे सारे बाग दिखाई पड़े, सेब के और आलू बुखारे के। आलू बुखारे का सीज़न है, तो उसमें लोगों को कितना नुकसान हुआ है ज़रा उसका अंदाज़ा लगाने के लिए ये देखिए कि बारिश की वजह से टूटने का टाइम था। ये देख रहे हैं आप, पेड़ों के आसपास पूरे ये प्लम जो हैं बिखरे पड़े हैं। ये मैं आपको उठा के दिखाता हूँ, सारे मिट्टी में बिखरे प्लम पड़े हैं। ये पुल का जो रोड था, ये उस तरफ दूसरी तरफ जाता था, जहाँ पर वो आपको एक व्यक्ति बैठे दिखाई पड़ेंगे, वहाँ से ये सड़क जुड़ता था, यानी कि पुल का जो कनेक्टिंग रोड था वो दूसरी तरफ जाता था। वो रोड जब 8-9 तारीख को भारी बारिश हुई उसमें बह गया है। तो लोगों ने ये एक मेकशिफ्ट, जिसको कहते हैं एक जुगाड़ का अरेंजमेंट किया है, ये 2 सीढ़ी लगाकर, जिससे आपको काफ़ी सारे लोग उतरते चढ़ते इस वक्त दिखाई पड़ रहे होंगे। अब मैं भी कोशिश करता हूँ, आपको ऊपर चलते हैं। और मनाली जाने का, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेन रोड जो नहीं चल रही है उसका एक रास्ता ये है, और इस जुगाड़ के सहारे लोग अब नगर पुल क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो ये थी पहाड़ों में हिमाचल प्रदेश की दास्तान। लेकिन उत्तराखंड में भी भारी बारिश हो रही है और बाढ़ से हालात काफी खराब है। यहां करीब 270 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, लेकिन 4 धाम यात्रा करने वाले थम ही नहीं रहे। टूटी सड़कों, टूटे पुलों और ढहते पहाड़ों के बीच खतरा मोल लेकर भी बहुत सारे लोग चले आ रहे हैं। इनको चेतावनियां भी दी जा रही हैं, इनको हिदायत दी जा रही है कि आप थोड़ा सा टाल दें, अभी मत आइए। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो कि वहां पर पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी देश भर से भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहां जायजा लिया हमारी सहयोगी मानसी जोशी। उत्तराखंड में पिछले 3 से 4 दिन से लगातार भारी बारिश जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं के अंदर जो जोश है वो कम होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। 4 धाम यात्रा लगातार जारी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की है, जो कि लगातार जारी है। और आप देखिए यहाँ बद्रीनाथ धाम में जिस तरह से देश के हर एक कोने से श्रद्धालु आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं, भारी बारिश के बीच में आए हैं। मैं आपको बताऊं
कि मंगलवार को बद्रीनाथ में करीब 5,500 जो है श्रद्धालुओं ने दर्शन किया था और आज भी यहाँ पे आप भारी संख्या में देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड्स का भी खतरा बना हुआ है, लैंडस्लाइड जगह जगह हो रही है, रास्ते बड़े खराब है, लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान भी गिर रहा है। अभी की अगर मैं बात करूं तो तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आई है क्योंकि सुबह से बरसात काफी तेज हो रही है। हालांकि अभी बारिश कम है लेकिन कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी घट सकती है। और आप ठीक नीचे देखिए यहाँ पे अलकनंदा नदी जो है वो बह रही है और उसका बहाव भी काफी ज्यादा तेज हो गया है। बारिश की वजह से अलकनंदा नदी है वो तूफान पर है, चारों तरफ धुंध है, ऊपर पहाड़ों में धुंध है क्योंकि लगातार यहाँ पर जो है भारी बारिश हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालु जो है लगातार बद्रीनाथ यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। देश के हर एक कोने से यहाँ पर यात्रा के लिए आ रहे हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से मानसी जोशी, एनडीटीवी इंडिया। आइए अब रुक करते हैं एक और खबर का। अब बात करते हैं बीजेपी के एक सांसद की, जिन पर आरोपों की बौछार पिछले कई महीनों से ही लगी हुई। इतने आरोपों के बावजूद वो जमे हुए हैं। आज तक ना पार्टी ने कोई एक्शन लिया है और ना ही कोई बयान आया है। वो लगातार खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते रहे हैं, लेकिन इस दौरान उनकी बदतमीजी भी सामने आई। रेसलिंग फेडरेशन के प्रमुख रहे, लगातार यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे हुए। अब दिल्ली पुलिस की चार्जशीट सामने आ रही। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक इस चार्जशीट में कहा गया है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। यह चार्जशीट जो कि इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, उसके सौजन्य से हम बता रहे हैं, यह कहती है कि बृजभूषण शरण पर मुकदमा चलाया जा सकता है और सजा भी हो सकती है। 1000 पन्नों की चार्जशीट है जिसमें 100 से ज्यादा लोगों से सवाल जवाब हुए हैं और 15 ने पहलवानों के पक्ष में गवाही दी। एक मामले में उत्पीड़न दोहराया गया और लगातार हुआ। यह सब चार्जशीट का हिस्सा बताया जाता है। जो आरोप सूत्रों के हवाले से दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में सामने आ रही है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट हुई है, वो साफ है कि बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब बढ़ सकती। वो अब तक तो किसी भी तरीके से ऐन कैन प्रकारेण बने हुए हैं अपनी पोजीशन में और उनकी पार्टी भी उनके खिलाफ एक्शन ना लेकर के एक तरीके से उनका समर्थन करती हुई दिख रही है। लेकिन अब यह भी देखते हैं कि पहलवानों ने आरोप क्या लगाया है इनके ऊपर। यौन उत्पीड़न, हमले का आरोप, गलत तरीके से छूने, पीछा करने का आरोप, करियर में आगे बढ़ाने के लिए सेक्सुअल फेवर मांगने का आरोप, छेड़खानी का आरोप, इतने सारे आरोप उनके ऊपर लगे हुए। और अब अगर इस रिपोर्ट को सही माना जाए तो दिल्ली पुलिस का यह मानना है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं कि कार्रवाई हो। अब इन तस्वीरों को देखिए, यह दिल्ली के जंतर मंतर की है। जो धरना पर बैठे जितने लोग जो आप देख रहे हैं, ये ओलंपिक में मेडल जीते हुए हमारे सुपरस्टार्स, एथलीट्स, जिनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला है। वो इनके फेडरेशन के ही अध्यक्ष हैं जिनका नाम है बृजभूषण शरण सिंह। आरोप बेहद गंभीर। पहली बार जनवरी में पहलवानों ने धरना शुरू किया था। 18 फरवरी को पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना शुरू किया। 20 फरवरी को पहलवानों ने धरना खत्म किया। सरकार की तरफ से आश्वासन मिला कि जांच होगी। सरकार ने जांच के लिए कमेटी बनाई। फिर 21 अप्रैल को पहलवानों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 23 अप्रैल को पहलवान एक बार फिर जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो एफआईआर दर्ज करने जा रही। दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की, जिसमें एक मामला पॉक्सो का एक्ट का भी था, यानी कि बहुत ही गंभीर। पॉक्सो मतलब बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न। 28 मई 2023 को पहलवानों ने जंतर मंतर से नई संसद जाने की कोशिश की। पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया और जंतर मंतर पर धरना स्थल को खाली करा लिया गया। 30 मई को पहलवानों ने गंगा में मेडल बहाने की बात कही। वो गंगा में मेडल बहाने हरिद्वार पहुंचे, लेकिन किसान नेताओं ने ऐसा करने से रोका। 3 जून को पहलवान देर रात गृह मंत्री अमित शाह से मिले। 7 जून को पहलवान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले। 7 जून को ही सरकार ने आश्वासन दिया और उस आश्वासन के बाद पहलवानों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। आप सोचिए, इतने लंबे समय तक
ये सब चल रहा है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह पर ज्यादा असर नहीं दिखा। कभी वो रिपोर्टरों से बदतमीजी कर रहे हैं और अपनी पोजीशन पर अड़े हुए हैं। आपको बृजभूषण शरण सिंह के बारे में विस्तार से थोड़ा सा बताते हैं कि वो हैं कौन। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से 6 बार के लोकसभा सांसद, 1 बार समाजवादी पार्टी से और 5 बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीते। उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा शिक्षण संस्थान चलाते हैं। कैसरगंज कहां है? ये गोंडा के पास पड़ता है और ये अवध क्षेत्र में आता है। अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर इनका प्रभाव बताया जाता है। बाहुबली वाली छवि है, थोड़ा सा चाल उसी तरीके का है इनका। 2011 में रेसलिंग संघ में अहम भूमिका इन्होंने निभाई। अब इन सुझावों पर क्या कहना है बृजभूषण शरण सिंह का, वो भी देखते हैं। ये जितनी आरोप लगे हैं, जो इतनी बातें हुई हैं, इस पर वो क्या कहते हैं। रेसलिंग जो रेसलर्स हैं इनके खिलाफ जो खड़े हुए, उस पर इनका क्या कहना है। बृजभूषण शरण सिंह ने पिछले 6 महीने में क्या बयान दिए हैं, आप वो सुनिए। ये कहते हैं प्रदर्शन शाहीन बाग की तरह है। पहलवानों के एक ग्रुप ने साजिश के तहत मेरे ऊपर आरोप लगाए। इस्तीफा देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपराधी की तरह नहीं दूंगा। लाखों लोग मेरे साथ हैं, राजनीतिक विरोधियों ने गलत आरोप लगाए हैं। पहलवानों को प्रदर्शन के पैसे दिए गए, फांसी लगा लूंगा अगर एक भी आरोप साबित हो गया। और अब जैसे कि आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में क्या कहा गया है कि प्रमाण है कि कार्रवाई हो। इन तमाम दलीलों के बावजूद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ती हुई दिख रही हैं। और अब वो कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हिम्मत हो प्रियंका गांधी की तो मेरे खिलाफ आकर के मेरे संसदीय क्षेत्र से लड़। अब देखना यह होगा कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुसीबत और परेशानी तो नहीं बनते चले जाएंगे जब 18 जुलाई को उनको समन किया गया है। आइए रुक करते हैं एक और खबर का और बात कर लें टमाटर की। टमाटर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जो शतक का रिकॉर्ड तो बना ही चुके हैं और कहीं कहीं डबल सेंचुरी भी बना चुके हैं, मतलब 200 पार भी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की अगर बात करें तो यहां टमाटर का दाम 200 रुपए किलो पार कर चुका है। इसकी वजह बारिश बताई जा रही है और फसल खराब हो गई है, यह भी बताया गया है। यहां सब्जी और सलाद से टमाटर गायब होने लगे हैं, मैकडॉनल्ड्स से बाहर हो गए और फास्ट फूड चेन भी हटा रहे हैं। हालांकि बात सिर्फ हापुड़ की नहीं है, देश में कई जगहों पर यही हाल है। और अब केंद्र ने नेफेड और जो सहकारी संस्थानें हैं, जो प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों में वितरण के लिए उनको कहा गया है कि आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जहां पर टमाटर उत्पादन होता है वहां से सीधा खरीदें, इसका निर्देश दिया है। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार दिल्ली एनसीआर में उपभोक्ताओं को शुक्रवार से रियायती कीमतों पर खुदरा दुकानों के माध्यम से टमाटर का वितरण किया जाएगा। पिछले 1 महीने में जिन स्थानों पर खुदरा कीमतें राष्ट्रीय औसत से अधिक रही हैं, वहां टमाटर घटी कीमतों पर वितरित किया जाएंगे। ये केंद्र सरकार की तरफ से एक रियायत, एक रिलीफ मुहैया कराई गई। टमाटर के दाम बढ़ने से टमाटर की चोरी की भी खबरें आने लगी। जनसत्ता अखबार में छपी एक खबर के मुताबिक बेंगलुरु में टमाटर से लदा हुआ एक ट्रक हाईजैक हो गया। गैंग ने किसान को 3 लाख का चूना लगा दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार के प्रयास से टमाटर के दाम घटेंगे और कम से कम इस तरीके की घटनाएं सुनने में नहीं आएंगी कि पूरा ट्रक हाईजैक हो जा रहा है, खेतों से टमाटर चोरी चला जा रहा है। यह सब होना शुरू हो गया है कर्नाटक में। यह तो हो गई टमाटर की बात, लेकिन आइए अब बात करते हैं गेमिंग एडिक्शन की। मोबाइल पर जो बच्चे गेम खेलते हैं, आपको तो बड़ा आसान रहता है कि बच्चा शोर मचा रहा है, खट से आपने मोबाइल थमा दिया। बच्चों को मोबाइल देकर कई लोग कभी नहीं देखते हैं कि उनका बच्चा दरअसल मोबाइल में कर क्या रहा है, कौन सा गेम खेल रहा है। अब ये लापरवाही ही है जो कि कुछ मामलों में जानलेवा हो जाती है। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देखेंगे ये राजस्थान के अलवर की हैं। आप देखिए स्क्रीन पर, जब ये बच्चा आएगा तो आपको दिखाई देगा कि वो किस तरीके से कांप रहा है। उसके हाथ जो हैं वो हिल रहे हैं,
कंधा हिल रहा है। दरअसल ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये बच्चा पिछले 6 महीने से हर रोज पबजी और फायर जैसे गेम खेलता था। उसमें जब ये हारने लगा तो मानसिक तौर पर इसकी स्थिति बिगड़ने लगी। अब ये अलवर के गेमिंग डी एडिक्शन कैंप में लाया गया है। गेमिंग डी एडिक्शन सेंटर का नाम सुनकर आप चौंकिए मत। हमारी आपकी लापरवाही की वजह से ये बच्चा यहां पर पहुंचा। इन्हें गेम की लत लग गई। आइए अब आपको सुनाते हैं कि ये जो सेंटर है, यहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो लाए जाते हैं और इस गेमिंग सेंटर में जो गेमिंग डी एडिक्शन करा रहे हैं, उनका दरअसल ये कहना है, वो दरअसल ये कहते दिखे कि अब इसको हम कुछ गेम खिलाएंगे जिसमें इसको जीतता हुआ दिखाएंगे। तो जब ये बच्चा जीतेगा तो हो सकता है इसका कॉन्फिडेंस वापस आए। आप सोचिए कितनी बुरी स्थिति में, ऐसे हाथ वाथ हिल रहा है। ये स्थिति हो गई है इस बच्चे की, ये आपकी और हमारी लापरवाही की वजह से। ऐसे गेम को ऑनलाइन करने वाले, लेकिन अब ये एक दूसरा पहलू भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो गेम है, इसको ऑनलाइन करने वाले लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, जो ऑनलाइन इस गेम को खेलते हैं। और वहीं गेमिंग इंडस्ट्री के लोग ये कहते हैं कि सरकार जीएसटी बढ़ाकर 28% कर रही है, जो कि गलत है। एक बार ये गेमिंग इंडस्ट्री वाले अपने मुनाफे के आगे गेम का दुष्प्रभाव भी जरूर देख लें, जो कि इन तस्वीरों में देखने को मिलता है। सोचें कि क्या उन गेम्स को ऑनलाइन हटाया नहीं जाए जो बच्चों के मानसिक स्थिति पर इतना बुरा असर डालते हैं। गेमिंग से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं और आप 28% जीएसटी को लेकर के रोना रो रहे हैं। सोचिएगा जरूर। हमारे बौद्धिक दिव्यांग विशेष आवासीय विद्यालय अलवर में एक बच्चा आया है जो हमने असेसमेंट किया है, उसके अनुसार और परिजनों के कहने के हिसाब से बच्चा पबजी और फ्री फायर जैसे घातक गेम का शिकार हुआ है। और बच्चे ने वाईफाई कनेक्ट करके पड़ोस से लेकर और बच्चे ने इस गेम का इस्तेमाल किया है और बच्चे ने इस गेम के अंदर हार हासिल की है। और ये गेम ऐसा है कि इसके अंदर अगर किसी भी व्यक्ति की हार होती है तो हार बर्दाश्त नहीं होती है, वो या तो सुसाइड करता है या फिर वो अपने शारीरिक मानसिक संतुलन खो बैठता है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर एक बार फिर व्यापम घोटाले की आहट सुनाई दे रही है। व्यापम का नाम कर्मचारी चयन मंडल हो चुका है। उसने हाल ही में ग्रुप 2 और पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। नतीजा आए तो टॉप 10 में 7 उम्मीदवार जिस कॉलेज में बैठकर परीक्षा दे रहे थे वो ग्वालियर का था। यह कॉलेज बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए विधायक संजीव कुशवाहा का है। इस परीक्षा केंद्र से 114 लोगों का चयन हुआ है, यानी कि व्यापम कांड एक बार फिर उसी मध्य प्रदेश में। नरसिंहगढ़ के बकानी की रहने वाली नीतू राजपूत टूट चुकी हैं। 4 साल से गरीब किसान की बेटी नीतू सरकारी परीक्षा के लिए मेहनत कर रही थी। कहती हैं कंप्यूटर पर 157 नंबर दिखे, नतीजा आया तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर 86.1। पूछती हैं बाकी के नंबर कहाँ हैं। 157 नंबर मिले थे, कंप्यूटर स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हुए थे। बीच में एग्ज़ाम में 2 बार कंप्यूटर बंद हुआ। परीक्षा में मुझे 87.3 नंबर मिले। नॉर्मलाइजेशन के बाद 86.1 होगा। कहाँ गए मेरे नंबर? 4 साल की मेहनत है मेरी इसके पीछे। मैं एक किसान की बेटी हूँ, गरीब परिवार से हूँ, घर की जिम्मेदारियाँ भी है। इतने नंबर होने के बाद भी कुछ नहीं आता है। फर्जीवाड़ा चल रहा है। मेरे ही नहीं, और भी केस देखने को मिले हैं बहुत सारे। अपात्र लोगों को तो नौकरी मिलेगी और हम जैसे खेतों में रहेंगे। राजगढ़ में निपनिया गढ़ी के पंकज भिलाला गरीब आदिवासी परिवार से हैं, पिता नहीं है। माँ ने बड़ी मुश्किल से पाला पोसा पढ़ाया, सोचा था पटवारी बनेंगे। इनको भी कंप्यूटर ने 124 नंबर दिखाए, नतीजा आया तो मिले 76। इनकी भी शिकायत यही कि कंप्यूटर 2 बार बंद हुआ। कहते हैं अब पढ़ाई नहीं खेती करेंगे। मैं कुछ गांव में खेती बाड़ी कर लूँगा, इससे अच्छा तो मतलब कोई मतलब नहीं है सर। मतलब इतनी मेहनत करके हमने पढ़ाई करके वहाँ तक पहुँचे और जिसके बाद हमारा इतने कम नंबर आए और हमसे कम नंबर वालों को हो गया और हमारा नहीं हुआ। सर घर वाले बहुत परेशान है, मेरी घर की स्थिति बहुत ख़राब है। मेरे पिताजी नहीं है, मेरी सिर्फ मम्मी है।
पंकज और नीतू जैसे छात्र रो रहे हैं, लेकिन टॉप 10 में शामिल इन उम्मीदवारों के नतीजों पर सवाल हैं। इनमें से 7 ने ग्वालियर के NRI कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में परीक्षा दी थी। जो टॉपर NRI कॉलेज से उनका रोल नंबर 2488791 से 248896993 के बीच है। 5 उम्मीदवारों ने हस्ताक्षर की जगह हिंदी में नाम लिखा है, जबकि परीक्षा अंग्रेजी में दी है। 7 को 200 में से 174.88 से लेकर 183.36 के बीच में नंबर मिले हैं, लेकिन ये अंक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद फाइनल नतीजे में आए हैं। नॉर्मलाइजेशन के करीब 10 अंक तक कम ज्यादा हुए हैं। ये कॉलेज बीजेपी विधायक संजीव कुशवाहा का है। कुशवाहा कहते हैं उनका कॉलेज सिर्फ कंप्यूटर देता है, इसके अलावा उनकी कोई भूमिका नहीं। ये जो परीक्षाएं हैं और जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे, तो इंजीनियरिंग कॉलेज तो बंद हो गए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर था कंप्यूटर से, तो कंपनियां वो ले लेती इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉलेज वालों को पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट करती हैं। ओके, तो भाई ये कंप्यूटर है तो उसका ये पेमेंट हम करेंगे आपको, और पूरा सेटअप वो ले लेते हैं जो भी कंपनी कंडक्ट कराती है। अच्छा अच्छा। तो मेरे ख्याल से उतना बल रोल रहता है, पूरा वो कंपनी का ही सब कुछ रहता है, सेटअप, सॉफ्टवेयर, ऑफवेयर। और मुझे लगता है पता नहीं ये कांग्रेस कैसे कह रही है, मतलब एक एक चीज की एक मतलब शुरू होने से पहले 3 घंटे की रिकॉर्डिंग और बंद होने तक की रिकॉर्डिंग, एक एक चीज बहुत ट्रांसपेरेंसी से करते हैं। लेकिन विपक्ष सदन में और युवा संगठन सड़क पर खड़े होकर सरकार से सवाल पूछ रहा है। जिसको उनको एडजस्ट करना है उसके वो मार्क्स ऊपर कर देते हैं, जिसको हटाना है चाहे उनके मार्क्स बेहतर हो, बहाना होता है नॉर्मलाइजेशन का, और उनके अंक कम कर देते हैं। मैंने आज प्रश्न पूछा है कि कुल कितने जो अभ्यर्थी थे, कितने का चयन हुआ, उसमें लगभग आया है 8000 उसमें पटवारी थे। मैंने उसमें फिर पूछा कितने थे जिसमें CPCT का एग्ज़ाम दिया था, उसमें उत्तर ये दिया है कि लगभग 1500-2000 ऐसे लोग चयन हुए हैं जिन्हें एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, जिनका रिज़ल्ट उनके पास है नहीं, या फिर उनका अभी भी पूरा जो उनका जो CPCT स्कोर है वो संदिग्ध है। जो व्यापम ने गलती से गलत उत्तर दिए थे उन्हीं विकल्पों का चयन इनने भी किया, इसका मतलब इनके पास पहले से आंसर शीट थी। सरकार का कहना है कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, पास उम्मीदवारों को बदनाम करना ठीक नहीं। कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा 26 अप्रैल को परीक्षा ली, मई और जून में इसके परिणाम आ गए और विधानसभा चलते में ट्वीट आ रहा है, इस बीच में कोई शिकायत नहीं आई। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए 13 शहरों में ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, जिसके लिए 12,79,000 आवेदन आए थे। इनमें से 9,78,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। रिजल्ट 30 जून को आया। टॉप उम्मीदवारों की लिस्ट 10 जुलाई को जारी की गई। इसके बाद ही रिजल्ट पर विवाद शुरू हुआ है। बार बार इस दफ्तर का नाम बदल गया। अब यह है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, लेकिन रवैया वही। एक बार फिर 2013 की यादें सामने आ रही हैं, जब व्यापम में आरोप लगे कि करोड़ों रुपए के लेन देन से उन उम्मीदवारों को पास कर दिया गया जो उस परीक्षा में पास होने के, उत्तीर्ण होने के लायक नहीं थे। इस घोटाले में कई बीजेपी नेताओं के नाम आए, हजारों FIR हुई, चार्जशीट हुई, और इस घोटाले को इतना गंभीर माना गया कि देश की सबसे प्रीमियर जांच एजेंसी CBI को इसकी जांच में लगना पड़ा। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। उत्तरी दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे यमुना किनारे एक महिला का शव 7 से 8 टुकड़ों में बरामद हुआ है। इन टुकड़ों को प्लास्टिक के 2 बैकपैक में रखा गया था। ये टुकड़े गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे यमुना किनारे जंगल में मिले। शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि महिला की हत्या कई दिन पहले हुई है और शव यहां पर ठिकाने लगाया गया है। मौके पर उत्तरी दिल्ली जिले की पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ पहुंच गई।